नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने अभी कुछ देर पहले पदयात्रा निकाली। अब सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। हर व्यक्ति जानता है सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वो अभी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाल बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को, सारे हिंदू गांव, लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए। इस शर्मनाक कृत्य किसी और ने नहीं किया। यह शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था। उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। आपने अभी ये चित्र देखा होगा, यहां पे जो वीडियो आपके सामने चला है, और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि एक बार जब आप जाएं तो थोड़ा बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी जाएं। उस प्रदर्शनी के चित्रों को देखें, अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी अवगत कराएं। और केवल यहीं पे नहीं, पूरे प्रदेश भर के सभी नागरिकों से मैं कहूंगा कि इसका अवलोकन जरूर करें, अपने वर्तमान को भी समझाएं और आने वाली पीढ़ी को भी समझाएं ये क्या है, ये दृश्य क्या है, ये दृश्य क्या इंगित करता है। और याद रखना, जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा। तब भी ये दल मौन थे, क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है, उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता को अपना केंद्र बना करके, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके, उस पूरी सत्ता को अपनी पारिवारिक विरासत का हिस्सा बना करके देश के साथ यही धोखा करने वाले हैं। इन्होंने यही किया था और यही करने की मंशा के साथ ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। हमें आश्चर्य होता है
यह देश गुलाम क्यों हुआ? गुलामी का कारण क्या था? ऐसा नहीं कि हमारे पास बल की, बुद्धि की या वैभव की कमी रही हो। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हमसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं था। हमसे वैभवशाली भी कोई नहीं था। भारत जैसी बुद्धि भी नहीं थी किसी के पास। आज से 400 वर्ष पहले 16वीं 17वीं शताब्दी में अगर भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना कोई करे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 24% था। 24 से 25% भारत का, अकेले भारत का हिस्सा था। इसका मतलब भारत वैभवशाली था, धन धान्य से परिपूर्ण था। हमारे पास धन धान्य था, इसीलिए विदेशी आक्रांता हमला कर रहे थे, हमला करने के लिए आतुर थे। तो जब हमारे पास न बल की कमी थी, न बुद्धि की कमी थी, न वैभव की कमी थी, फिर कमी क्या थी? दो कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। एक, आपसी अंतर विरोधों के कारण। आपसी अंतर विरोध, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन वादों में विभाजन, यही हमारा अंतर विरोध एक था। अंतर विरोध जब है तो अंतर विरोध के साथ दूसरी चीज सरलता के साथ समाहित हो जाती है, और वह है षड्यंत्र। षड्यंत्रकारी फिर भारत के अंदर षड्यंत्र करने में सफल हुई। परिणाम क्या था? परिणाम गुलामी, गुलामी के रूप में। सामूहिक रूप से हम लड़ नहीं पाए, क्योंकि ये लगता था कि हमला उस पर हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हमला आज फलानी जाति पे हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हमला फलाने क्षेत्र पे हो रहा है, मैं क्यों बोलूं। हम क्यों लड़े। दुष्परिणाम सामने आने ही थे। देश गुलाम हो गया। यानी सनातन काल से जो भारत एक भारत था, अब भारत टुकड़ों में बढ़ गया। उस भारत के टुकड़े कर दिए गए। 1947 आते आते जिस देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, राजगुरु पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, त्यात्या टोपे, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी। जिस देश में कभी यह मंत्र गूंजा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर के रहेंगे,
उस देश की क्या कीमत उसकी हमें चुकानी पड़ी? कौन इसके लिए दोषी था? और कभी उन दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए हमने कोई प्रयास प्रारंभ किया? और कभी हमने उनकी वर्तमान पीढ़ी से प्रश्न पूछने का प्रयास किया? वे तो अपने स्वार्थ के लिए जब उनके मन में आया तब देश को क्षेत्र के आधार पर लड़ाते रहे, कभी उत्तर कभी दक्षिण के रूप में, कभी पूरब और कभी पश्चिम के रूप में, कभी हिंदू और सिख के रूप में। उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाती रही, लेकिन कमजोर भारत हुआ। विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी। वह कीमत आज तक भारत चुका रहा है, लगातार चुका रहा है। ये वही कीमत है जो कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी माओवाद के रूप में, कभी उग्रवाद के रूप में लगातार भारतीयों को डस रहा है। लेकिन ये 1947 के पहले के उस षड्यंत्र पर हम सब की चुप्पी की ओर भी हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। और ये लोग आज भी अपने सांप गोही का प्रमाण लेकर के समाज के सामने ऐसे घूमते हैं जैसे कि भारत इन्होंने बनाया है, जैसे कि भारत अगर ये नहीं होते तो भारत नहीं बनता। बड़ी अजीब सी स्थिति है। जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आजादी के लिए, उनको भुला दिया गया। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ की सत्ता के लिए देश का विभाजन कराया, वे सर्वे सर्वा हो गए। देश की हर संस्था के नाम उस परिवार के, उस खानदान के नाम, देश की हर संस्था का नाम उस खानदान के नाम हो गया। और हम सब मौन रह करके सब दृश्य देखते रहे। आज भी ये क्या कर रहे हैं? आज भी इनकी हरकतें क्या है? मैं भौचक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है। और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं यह नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए। आपने देखा होगा लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की उस आग से क्या यूपी उभर पाता? किस प्रकार का नग्न तांडव होता था? और तो उन्हें मालूम था दंगाइयों को कि दंगा की कीमत क्या चुकानी है अब। तो इसलिए
वे अपनी मनमर्जी से कर नहीं पाए, लेकिन उनके दुस्साहस से बताते थे। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूछते थे विरोध का कारण क्या है। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड दे करके उसको बसाना चाहती है और नागरिकता देना चाहती, तो आपको परेशानी क्या हो रही है। लेकिन विरोध किया गया, और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सीए के दौरान भी इनका एक चरित्र आप सबने देखा होगा। आज का यह दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हमारे लिए है, जो बाहर प्रदर्शनी लगी उस प्रदर्शनी को आप भी, आपके पास भी स्मार्टफोन होगा, इस स्मार्टफोन से उसके विजुअल्स लीजिए, अपने वर्तमान को दिखाइए। वर्तमान युवा पीढ़ी को दिखाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप भी अपने कमेंट लिखिए इस पे, और आप भी इस बात, उन गलतियों को दोहराइए मत जो गलती कभी हम लोगों ने आपस में बांट करके की थी। हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारे नातेदारी, रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए, और वह एक भारतीय के रूप में, एक भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। यह हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं, उस पहचान के साथ हम आगे बढ़ें। अन्यथा आपस में हमारा ये विभाजन, यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। हमारा आपसी विभाजन, विभाजन की जो भीषण त्रासदी हुई, इस त्रासदी में लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, ये सभी लोग जो भारत के मूल नागरिक थे, इन लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। लाखों का कत्लेआम हुआ। अकेले पंजाब के अंदर ही, अकेले पाकिस्तान के अंदर ही 10 लाख से अधिक लोग काटे गए थे। ट्रेन में जो विभत्स हत्याकांड हो रहे थे, ट्रेन की बोगी लाशों से पटी हुई होती थी। रेल की पटरियों में चारों ओर लाश बिछी होती थी। अब टूटी हुई बैलगाड़ी में कैसे लद करके उस समय आधे वदन कपड़े पहनी हुई माताएं और बहनें निकल रही हैं। ये दृश्य दिखाइए वर्तमान पीढ़ी को, जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को।
उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं। और इनका चरित्र देखना हो, सीए के दौरान भी आपने देखा होगा, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर हुई हाल ही की घटनाओं में इनकी चुप्पी भी उस ओर इनको फिर से कटघरे में खड़ा करती है। मैं जब बिजनौर में गया था, पाकिस्तान से निकाले गए लगभग 8,000 लोग, 8 से 10,000 लोग वहां रह रहे थे। आप सोचो, ये पाकिस्तान से 1947 में आए थे, आज तक उनको कोई ठिकाना, ठौर ठिकाना नहीं मिल पाया था। तो उसमें सिख थे, पंजाबी थे, उनको कोई ठिकाना नहीं। हमने उस यहां के कागजात दुरुस्त करवाए, फिर वहां पे उनको नागरिकता भी प्रदान की गई और उनको वहां पे जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए। मैं पीलीभीत में गया, पीलीभीत में भी हजारों ऐसे बांग्लादेश से निकाले हुए परिवार, उनके कागजात हमने दुरुस्त करवाए, फिर उनको जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए और उनको नागरिकता भी प्रदान करवाई। लखीमपुर खीरी लगभग, अगर हम उसकी पूरी संख्या परिवार आज के सदस्य के हिसाब से देखें तो ये संख्या लगभग होगी लगभग 16,000 के आसपास। 16,000 के आसपास ये भी बांग्लादेश से निकाले गए सभी पीड़ित हिंदू थे। और अभी मैं बात करेंगे अंबाला की। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 पर आधी रात जबरदस्त बवाल हुआ है। कई घंटे तक NH-44 जंग का मैदान बना रहा। पंजो खरा साहिब गुरुद्वारा मामले में गुरसिमरन सिंह मंड पर FIR की मांग को लेकर सिख समुदाय के लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने जब जाम खुलवाने की कोशिश की तो भीड़ ने भाले, फरसे, तलवार और फरसे से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। टीयर गैस से पूरा हाईवे धुआं हो गया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो लाठीचार्ज किया गया। दरअसल सिख संगत गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था। कुछ दिन पहले अंबाला के ऐतिहासिक पंचोखरा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे मंड पर हमला हुआ था। इसके बाद मंड ने जब कार भगाने की कोशिश की तो कुछ लोग घायल हुए। पुलिस ने मंड पर हमले के सिलसिले में कुछ युवकों को पकड़ा था। भीड़ इन्हीं युवकों की रिहाई की मांग कर रही थी। फिलहाल दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से सामान्य कर दिया गया है। गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ FIR की मांग को लेकर उबाल इतना बड़ा कि सिख संगत कल यहां पर पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया। लगभग 1 बजे के आसपास लोग यहां पर जुटने शुरू हुए और ये पूरा की पूरी दोनों जो सड़क हैं, ये जो रास्ता है ये सीधा दिल्ली जाता है और उधर से रास्ता जो है वो अमृतसर और चंडीगढ़ के लिए आगे से कट जाता है। और यहीं पर कल जो थे पूरे के पूरे जो सिख संगत थी वो यहाँ पर बैठी हुई थी और उन्होंने पूरा रास्ता जो था कई घंटों तक यहाँ पर जाम कर रखा था। जिसके बाद रात करीब 9 बजे के आसपास जो उनकी मांग थी कि गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, तो जो अंबाला प्रशासन है उन्होंने बकायदा FIR दर्ज की और उसके बाद यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुंचे। उनको बताया गया कि FIR दर्ज कर ली गई है गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ, जो कि पिछले शुक्रवार को बवाल हुआ था जिसमें गुरसिमरन सिंह मंड की गाड़ी तोड़ दी गई थी और गुरसिमरन सिंह मंड के द्वारा कुछ लोगों को कुचलने का आरोप जो था वो लगाया गया था कि वो यहाँ पर जब वो गुरसिमरन सिंह मंड अपनी गाड़ी तेजी से निकाल कर लेकर जा रहे थे तो उसी दौरान यहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को कुचला, जिसके बाद लोगों के अंदर रोष था कि अगर हम जो वहां पर लोग थे जो सिख संगत आई हुई थी उनके ऊपर अगर FIR दर्ज हुई है तो गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए, यानी कि क्रॉस FIR जो थी वो दर्ज होनी चाहिए। तो पुलिस ने कल क्रॉस FIR दर्ज कर ली और उसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं उठे तो उसके बाद पुलिस को यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, उसके अलावा हाथ यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा और अब यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य जो है वो हो चुकी है। गाड़ियों की आवाजाही आप देख रहे हैं कि सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है, किसी तरह की कोई यहाँ पर प्रदर्शन की यहाँ पर नहीं है। हालांकि काफी
संख्या काफी कम है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तैनाती अभी भी प्रिकॉशनरी की गई है। एक बस जो है वो पुलिस की यहाँ पर खड़ी है, जो आप देख सकते हैं कि एक बस जो है पुलिस की यहाँ पर खड़ी है, प्रिकॉशनरी तैनाती यहाँ पर की गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो है किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। सब कुछ यहाँ पर सुचारू ढंग से यहाँ पर चल रहा है। हालांकि कल के जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद स्थिति जरूर यहाँ पर तनावपूर्ण हो गई थी। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत प्रिंजा, इंडिया टीवी, अंबाला। ये कल की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं जब ये हंगामा शुरू हुआ। अंबाला युद्ध का मैदान बन गया। कोई भाला लेकर तो कोई फरसा लेकर तो कोई तलवार लेकर जब इस भीड़ में आ गया तो पुलिस के भी पसीने छूट गए इन लोगों को काबू में करने के लिए। मारकाट की नौबत आ गई। काबू में करने के लिए इस भीड़ को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए। अब ये जो 8 घंटे थे वो अच्छे खासे दहशत भरे हुए थे। कल अंबाला में सिख संगत की बैठक बुलाई गई थी और बैठक के बाद नेशनल हाईवे 44 को जाम करने का ऐलान किया गया। जब गुरुद्वारा साहिब से संगत हाईवे जाम करने के लिए निकली तो बीच रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन सिख संगत वहां से निकलने में कामयाब हो गई और हाईवे को जाम कर दिया। इसके बाद ऐसा बवाल हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने मंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने फरसा, तलवार और कुल्हाड़ी से अटैक किया, जिसमें डीएसपी का एक अंगूठा भी कटा है। अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ, जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की। और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियाँ के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक हैं उनकी चाबियां उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। और अब जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 7 अगस्त की तस्वीर है, जब सिख नेता गुरसिमरन सिंह मंड की गाड़ी पर हमला हुआ था। सिख समाज का कहना है कि मंड ने अपनी कार से कुछ लोगों को कुचलने की कोशिश की, उसके बाद भीड़ ने मंड पर हमला कर दिया। इसमें उन्हें हल्की चोटें आई हैं। गुस्साई भीड़ ने मंड की कार को भी पूरी तरह डैमेज कर दिया। गुरसिमरन सिंह मंड लुधियाना के रहने वाले हैं और इंटरनेशनल एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पुलिस ने मंड के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रखी है, लेकिन सिख संगत का कहना है कि गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा किया जाए। हरियाणा के डीजीपी का कहना है कि सिख समाज के साथ पुलिस की बात चल रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उसमें भी हमने बड़ा संयम से काम लिया, उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी करी। लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए उनको क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफ़ी जवानों के चोट लगी है, डीएसपी के अंगूठे पे कट गया है और 3-4 लोगों के हेड इंजरी हुई है। कुछ लोगों के जो कम इंजरी हुई थी उनको तो फर्स्ट एड दे के भेज दिया गया। बाकी 4-5 हमारे मुलाजिम अभी भी एडमिट हैं। इस हमले में अंबाला के डीएसपी समेत करीब 6 से 7 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। डीएसपी के अलावा 2 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी चोटिल हुए हैं। घायल पुलिस वालों का अंबाला के सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। दिनांक 13 अगस्त को ये सिखों वाला मुद्दा चल रहा है, जो इनकी कुछ डिमांडें गवर्नमेंट ने मान भी ली थी, बट इन्होंने पुलिस कर्मचारियों पर बेवजह हमले किए, जिसमें काफ़ी पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, चोटें आई हैं, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हैं जवान 10 से 12। एक तो हमारे डीएसपी साहब को पीजीआई में रेफर भी किया कल,
और उनकी तरफ से किसी के पास भाले, वो तलवारें, डंडे, काफी हथियारें थे। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त अंबाला से लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो तस्वीरें थी वो वाकई में बहुत ही दहशत भरी तस्वीरें थी, जहां पर तलवारों का इस्तेमाल होने लगे, फरसों का इस्तेमाल होने लगे, तो वो आंदोलन हिंसक ही दिखाई देता है। आज की परिस्थिति क्या है और अभी तक पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिए हैं? देखिए, इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ, जो कि एक हिंदूवादी नेता हैं। और फिलहाल मौजूदा स्थिति की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा अंबाला रोड है जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ को जाता है। और इसी रोड पर जो है कल तमाम हंगामा हो रहा था और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। लेकिन अब जो स्थिति है वो बेहद सामान्य है, क्योंकि प्रदर्शनकारी भी नहीं है और पुलिस भी नहीं है। हालांकि इक्का दुक्का पुलिस जो पेट्रोलिंग कर्मी होते, पेट्रोल कर रहे होते पुलिसकर्मी, वो जरूर पेट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का जो है कोई भी तनाव वाली स्थिति इस वक्त अंबाला में नहीं है। रही बात पुलिस की, तो पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की है, जांच की जा रही है। दरअसल गुरु हरकृष्ण सिंह साहिब के प्रकाश पर्व के दौरान जो गुरसिमरन सिंह मंड हैं वो गुरुद्वारे में पहुंचे थे, पंजोखरा गुरुद्वारे में, और वहां पर ये पूरा विवाद हुआ था। जिसके बाद जब वो जाने लगे तो उनकी गाड़ी से कुछ लोगों को टक्कर हुई और कुचलने की बात सामने आई, जिसके बाद उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई और पुलिस ने इसी मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद ये पूरा विवाद पनपा और कल जो है तमाम जो सिख संगत है, जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाने वाले मेन हाईवे पर आ गए और लगातार दोनों तरफ से जो है जाम करके सड़क पर नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, जिसमें पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी मीनाक्षी की लोगों को कि वो हट जाएं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और उसको खोल दे ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन पुलिस के बार बार समझाने के बावजूद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे और प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोग जो है वो उग्र हो रहे थे, जो उपद्रवी मानसिकता के थे, जिसके बाद पुलिस ने हल्का फुल्का बल प्रयोग किया। इसके साथ साथ आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि भीड़ को तितर-बितर करके नेशनल हाईवे को खुलवाया जा सके। तो बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा टनल हादसा हुआ है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निर्माणाधीन टनल में सैलाब और लैंडस्लाइड के अटैक से 7 मजदूरों की मौत हो गई। 12 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के वक्त स्पॉट पर 22 लोग काम कर रहे थे, 19 को निकाला गया है। 3 अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की टीम मदद में रेस्क्यू कर रही हैं। थोड़ी देर पहले हादसे वाले स्पॉट पर सीएम धामी पहुंचे थे। टनल के अंदर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। सीएम धामी सुरक्षा बलों के साथ कार से अंदर तक गए। हादसे की पूरी डिटेल जानकारी उन्होंने ली। बाहर आने के बाद सीएम धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए पूरी डिटेल साझा की और बताया कि लापता 2 लोगों की तलाश में युद्धस्तर पर रेस्क्यू चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालात को लेकर फोन किया था, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम धामी ने घायलों से भी मुलाकात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं चमोली में, ये निर्माणाधीन टनल है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। टनल में तकरीबन 1.8 किलोमीटर अंदर ये हादसा हुआ है। हादसे के वक्त स्पॉट पर 22 मजदूर मौजूद थे। सेना और आईटीबीपी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 12 लोग इसमें घायल हुए हैं, 7 लोगों की जान गई है। 3 मजदूर अभी भी लापता हैं, जिनके सर्च में अभी भी टीम लगी हुई है। कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग चूँकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के जितने भी संसाधन हो सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। अंदर कितने लोगों जो अंदर जिनका रेस्क्यू हुआ? नहीं, 3 लोगों के बारे में ऐसी सूचना मिली है। बाकी क्योंकि एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस पर पूरी जानकारी दी और हर संभव उन्होंने भी सहायता का आश्वासन दिया था। रात को चूँकि वो बार बार इसकी चिंता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार की तरफ से सहयोग हो, सहयोग किया जाए। चमोली के पीपल कोटी में निर्माणाधीन 3 किलोमीटर लंबी टनल में गुरुवार शाम लैंडस्लाइड के बाद पानी रिसने लगा।
मलबा और पानी भरने की वजह से अंदर काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, 12 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बाहर निकाले गए मजदूरों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें एम्स ऋषिकेश में बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट करने की तैयारी है। हादसे के बाद रेस्क्यू में पुलिस टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीआरएफ, फायर सर्विस, सेना, आईटीबीपी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। सीएम धामी ने अस्पताल जाकर घायल मजदूरों से भी बातचीत की। जब टनल में जो हादसा हुआ, क्या मंजर था? अरे मंजर बहुत खतरनाक था, जैसे पूरा उधर से हवापन जैसे उधर से आया, एकदम लूज गिर गया था ना, इसलिए पानी का बहाव से हम लोग इधर भर तक आ गए थे। ऐसा तेज रफ्तार से वो पानी तूफान के जैसा आ गया, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। तेज से पानी और हवा आया, उसके बाद हम लोग पूरा इधर बाहर फेंक दिया। उसके बाद थोड़ा पानी सोलो हो गया, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके निकल गए। मंजर तो बहुत भयानक था कि बार हवा आया, फिर पानी आया, फिर पानी सब तरफ टनल के अंदर भर गया। उसके बाद तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। और अब खबर यूपी से है, जहां अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। 8 अगस्त को लखनऊ से प्रयागराज जा रहे अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद के जेल वैन के पीछे 30 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला चला। टोल प्लाजा पर इन गाड़ियों ने कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की, बैरियर तोड़ते हुए गाली गलौज भी की गई। हंगामा करते हुए बिना टोल दिए गाड़ियां आगे बढ़ गईं, जिसमें अब यूपी पुलिस एक्शन में है। प्रयागराज से लखनऊ तक पूरा रूट खंगालते हुए प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो कार जब्त की हैं, जिसमें एक कार पर नंबर प्लेट भी नहीं है। पुलिस अब इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। 8 अगस्त को 30 से 50 गाड़ियों का काफिला उमर अहमद के जेल वैन के पीछे नजर आया था, जब वो अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रहा था। 9 अगस्त को मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और अब एक्शन तेज हो गया है। काफिले में बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने वाली सभी गाड़ियों को पुलिस ट्रैक कर रही है। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में टोल प्लाजा बैरियर क्रॉस करने के मामले में 2 स्कॉर्पियो कार को जब्त किया है। दोनों गाड़ियां प्रयागराज से बरामद की गई हैं। एक गाड़ी फाफामऊ और दूसरी कसारी इलाके में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस की टीम ने छापेमारी कर दोनों गाड़ियों को बरामद कर लिया है। अब फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना क्षेत्र के अख्तियारी कोटिला टोल प्लाजा पर यह हंगामा हुआ था। काफिले में शामिल लोगों ने खुद को उमर अहमद का करीबी बताकर टोल टैक्स देने से इनकार कर दिया। टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट तक की गई। बैरियर तोड़ा गया और कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की भी जानलेवा कोशिश की गई। दिनांक 8 अगस्त 2026 को थाना हाथीगवा क्षेत्र अंतर्गत अख्तियारी कोटिला टोल प्लाजा पर जेल में निरुद्ध उमर अहमद लखनऊ से प्रयागराज की ओर जाते समय उसके पीछे चल रहे वाहनों में सवार व्यक्तियों द्वारा टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज एवं धमकी देते हुए बैरियर तोड़कर कर्मचारियों के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इस प्रकरण में थाना हाथीगवा पर मुकदमा अपराध संख्या 166/2026 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। 2 वाहनों को थाना हाथीगवा पुलिस द्वारा सीज किया गया है एवं अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र सबकी गिरफ्तारी कर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। दरअसल अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक का बड़ा बेटा जेल से पहुंचा था, लेकिन उस दौरान जेल वैन के पीछे तकरीबन 30 गाड़ियों का काफिला था और इन गाड़ियों के काफिले में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने टोल कर्मियों के साथ गुंडागर्दी की थी, बदतमीजी की थी, उनको कुचलने की कोशिश की थी। सीसीटीवी में गाड़ियां तो कैद हो गई हैं, लेकिन अब इनका पता लगाना पुलिस के लिए मुश्किल तो है। अभी तक 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों को जब्त किया गया है और अब ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनमें कौन लोग सवार थे। और अब एक दिल दहला देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आ रही है। ठगी के शिकार हुए डॉक्टर परमात्मा सिंह ने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। डॉक्टर से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी हो गई। होम लोन खत्म कराने के नाम पर लेडी ठग गरिमा सिंह ने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया। लेडी ठग गरिमा सिंह ने डॉक्टर से करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी की। गरिमा सिंह ने डॉक्टर को उनके होम लोन को खत्म कराने का लालच दिया
और डॉक्टर उसके बहकावे में आ गए। डॉक्टर ने अपने अहम डॉक्यूमेंट्स ठग गरिमा सिंह को दे दिए। डॉक्यूमेंट मिलते ही 2 दिन के अंदर अंदर 6 अलग अलग बैंकों से करीब 1,40,00,000 रुपए का लोन लिया गया और पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया गया और यहीं से शुरू हुआ पूरा खेल। लेडी ठग गरिमा सिंह ने डॉक्टर को भरोसा दिलाने के लिए 2 से 3 महीने तक लोन की किस्तें भी भरी और इसके बाद जब किस्त जानी बंद हुई तो बैंक ने डॉक्टर पर रिकवरी का दबाव बनाया, जिससे डॉक्टर परमात्मा सिंह तनाव में आ गए और फिर अपने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर उन्होंने जान दे दी। डॉक्टर की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी मौत की जिम्मेदार गरिमा सिंह और उसका गिरोह है। पुलिस को डॉक्टर की जेब से मिला सुसाइड नोट इस मामले में अहम सबूत माना जा रहा है। परमात्मा सिंह, इनके द्वारा 8वीं मंजिल से कूद के सुसाइड किया गया है। जो मृतक है, इनके द्वारा एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है, जिसमें मृत्यु के लिए गरिमा सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पे थाना गोरखनाथ पे एक सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें अभियुक्त गरिमा और उनके पिता पहले से ही जेल में निरुद्ध है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शातिर ठग गरिमा भी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी एक डायरी बरामद हुई है जिसमें वो अमीर होने और बेशुमार दौलत मिलने की बातें लिखी है। डायरी में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। डायरी में लिखा है, मैं गरिमा सिंह अप्रैल 2026 में अरबपति बनूंगी, मेरा ये लक्ष्य है। अरबपति बनना, सारे लोन अप्रैल से मई तक गरिमा सिंह के समाप्त हो जाएंगे। गरिमा सिंह का लक्ष्य है कि अप्रैल से मई तक 100 करोड़ रुपए कमाना। मेरे अकाउंट में 100 करोड़ हैं, मैं अरबपति हूं, मैं अरबपति हूं। डॉक्टर से ठगी के बाद उसने अपने अरबपति बनने का सपना पूरा कर लिया और इस सपने के साथ उसने डॉक्टर की जान भी ले ली, उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। बुजुर्ग पिता अपने इकलौते बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं। आप पिता हैं, आपके इकलौती संतान है, कभी आपसे जिक्र नहीं की पापा मैं कभी नहीं। मैं तो अभी 28 जुलाई को यहाँ से वो घर छोड़े मुझको, कभी कोई चर्चा नहीं की फ्रॉड ऐसा हो गया है। हम लोग चाहते हैं जो न्याय करता हो। अच्छा, कभी आपके बेटे ने जैसे ऐसी जिक्र नहीं की पापा मैं फंस गया या? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं, कभी कोई नहीं। वीडियो यार, यूपी के कानपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। साइकिल से जा रहे छात्र को कार ने टक्कर मार दी और फिर उसे घसीटते हुए 20 मीटर दूर तक ले गया। बच्चे की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो ड्राइवर को कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। आप देख सकते हैं, बच्चा घर के बाहर साइकिल चला रहा था और तभी ये कार आ गई। बहुत भयानक ये वीडियो है। बच्चे को इस कार ने टक्कर मारी, बच्चा कार के पिछले पहिए में फंस गया। कार सवार ने कार रोकने के बजाय कार दौड़ा दी, जिससे बच्चा सड़क पर आगे घिसटता हुआ चला गया। लोगों ने शोर सुनकर कार का पीछा किया। भीड़ जुटती देखकर चालक कार छोड़कर भाग निकला। पुलिस कार चला रहे शख्स की अभी तलाश कर रही है। ये वीडियो बहुत भयानक है, इसलिए हम ब्लर करके आपके सामने रख रहे हैं। और अब खबर आपको सावधान करने वाली। चंद रुपयों के फायदे के लिए मिलावटखोर खाने पीने के सामानों में जहर मिला रहे हैं। ये मिलावटी जहर गंभीर बीमारियों के साथ ही आपकी जान भी ले सकता है। देश के कई राज्यों में मिलावटखोरी का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक्शन मोड में है। शहर शहर मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। रेड के दौरान गड़बड़ी करने वाले दुकानों को भी सील किया जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश का मथुरा हो या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र का नागपुर हो या राजस्थान की राजधानी जयपुर, हर तरफ त्योहार के आने से पहले मिलावटखोर गैंग पूरी तरह एक्टिव है। बाजारों में धड़ल्ले से नकली दूध, पनीर, खोया बिक रहा है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में 8 जगह पर रेड डाली। छापेमारी के दौरान होटल, दुकान, डेयरी से 26 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। जांच के दौरान फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने करीब 1800 किलो मिलावटी पनीर और दूध को नष्ट कराया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1,62,000 रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही 255 किलो
दूसरे खाद्य पदार्थों को भी सीज किया गया, जिनकी कीमत करीब 59,800 रुपए है। छापेमारी के दौरान कई जगह गड़बड़ी सामने आई। खाद्य पदार्थों में केमिकल का इस्तेमाल किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। मथुरा के साथ ही गाजियाबाद में भी मिलावटखोरों पर एक्शन के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने भोजपुर थाना क्षेत्र में नकली पनीर और खोया बनाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों ने 3 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा, जहां मौके से हानिकारक केमिकल, वनस्पति पैमोलिन ऑयल और डिटर्जेंट से तैयार दूध क्रीम बरामद हुआ है। इन केमिकल का इस्तेमाल नकली पनीर और खोया बनाने में किया जा रहा था। टीम ने मौके से करीब 569 किलो से ज्यादा नकली पनीर और 92 किलो जहरीला खोया नष्ट करवाया। साथ ही जांच के लिए 20 नमूने भी लिए गए हैं।